हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन के भी दो नेचर हैं और मैटर के भी दो नेचर हैं। उनको हम डिस्कस करेंगे विद वन एक्सपेरिमेंट नहीं, हम काइंड ऑफ थ्योरी ही कहेंगे उनको, जो एक तो आइंस्टाइन ने दी थी और दूसरी डी ब्रोगली ने दी थी। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो का लुत्फ उठाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन से। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन जो है वो किसने दिया था? तो वो आइंस्टाइन ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? देखो नाम से ये दिख रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक का मतलब है करंट, है ना, और फोटो का मतलब है फोटोन्स या फिर मैं कहूँ लाइट। फोटोन्स हम पढ़ेंगे, फोटोन्स क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। जो लाइट अगर इंसिडेंट होती है किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, तो अगर वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी की है, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी उस इलेक्ट्रॉन को चाहिए, अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे। ये कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कोई फ्रीक्वेंसी जो है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी बताऊंगा मैं होती क्या है। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विल एमिट फ्रॉम मेटल सरफेस, ये बात ध्यान रखनी है। या फिर मैं कहूँ कि इंसिडेंट वेवलेंथ जो है वो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ से कम है, तो इंसिडेंट वेवलेंथ जो है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। Incident wavelength is less than threshold wavelength, then electron will be emitted from metal surface। और कितनी एनर्जी से वो एमिट होगा वो हम अब निकालेंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं ज़रा। देखो एक टर्म है यहाँ पे वर्क फंक्शन, मतलब काम करने का फंक्शन। हिंदी में इसको यही बोलेंगे, वर्क फंक्शन मतलब काम करने का फंक्शन। काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना। तो इलेक्ट्रॉन एमिट कब होगा? जब इतनी एनर्जी को उसको मिले जाए। तो ये है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू एमिट फ्रॉम मेटल सरफेस। देखो एक मेटल के अंदर जो है वो फ्री चार्ज नहीं होते हैं, मेटल के सरफेस के ऊपर फ्री चार्ज होते हैं। अंदर तो है बाउंडेड स्टेट में, जो ये जैसे ही मेटल है इसके सरफेस पे है बस। तो सरफेस पे जैसे लाइट पड़ेगी तब क्या होगा? तो आइंस्टाइन ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। ये एक्सपेरिमेंट पहले ऑब्जर्व कर लिया गया भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी एक्सप्लेनेशन दी फिर आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली और थ्योरेटिकल। पूरा जो है वो तो एक एक्सपेरिमेंट था, वो तो देख लिया भाई उन्हें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर आइंस्टाइन ने उसको एक्सप्लेन किया। तो हम कहेंगे आइंस्टाइन की क्या एक्सप्लेनेशन थी, यहाँ पे हम वो पढ़ेंगे। आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन, कैसे आइंस्टाइन ने इस इफेक्ट को जो है एक्सप्लेन किया। देखो इस टर्म को ठीक कर लेना भाई, मैंने ये फील्ड लिख दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये फील्ड नहीं है, इफेक्ट है। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। क्या दी आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन? देखो हम देखते हैं कि आइंस्टाइन ने यूज करा प्लैंक्स थ्योरी को। प्लैंक थ्योरी वो क्या है? प्लैंक ने एक थ्योरी दी। प्लैंक एक साइंटिस्ट का नाम है। तो उसने एक थ्योरी दी लाइट के बारे में। क्या कहा कि लाइट के अंदर जो है वो छोटे छोटे क्वांटा हैं। क्वांटा मतलब छोटे छोटे पार्टिकल हैं, मासलेस पार्टिकल हैं। वो क्या है? उनको नाम दिया गया, फोटोन्स दिया गया कि एवरी लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल क्वांटाज। एवरी लाइट कंसिस्ट ऑफ क्वांटाज, लेटर ऑन कॉल्ड फोटोन। उनको हम नाम दिया गया, फोटोन नाम दिया गया। मतलब लाइट के अंदर क्या आ रहे हैं? फोटोन्स आ रहे हैं। तो आइंस्टाइन ने इसकी थ्योरी यूज करी कि भाई लाइट के अंदर तो क्या आ रहे हैं? फोटोन आ रहे हैं। तो फोटोन आके क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगा। इंटरेक्शन मतलब उसको अपनी एनर्जी दे देगा वो, है ना।
जैसे इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको मैंने कुछ एनर्जी दी है, इंसिडेंट एनर्जी दी है। कितनी एनर्जी दी है? देखो, वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा एनर्जी इसको देंगे हम, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एमिट होके बाहर निकल जाएगा। अब वर्क फंक्शन की एनर्जी जो है हम अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग होती है, वर्क फंक्शन जो है अलग अलग होता है, मतलब कितनी एनर्जी इसको चाहिए कम से कम, वो एनर्जी जो है अलग अलग मेटल सरफेस के लिए अलग अलग होती है। देखो, उसकी भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो चीज़ें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है एमिट हो जाएगा एक शर्त के ऊपर, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, इसको जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, ठीक है। अब कितनी एनर्जी चाहिए एक मेटल सरफेस के ऊपर, इंसिडेंट एनर्जी कितनी चाहिए हमें, तो वो डिपेंड करता है उसके वर्क फंक्शन पे। वर्क फंक्शन पे दोबारा से आते हैं एक बार। देखो, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स ने क्या कहा था कि एनर्जी जो है, क्वांटा एनर्जी, लाइट के अंदर क्या आ रहे हैं, फोटोन आ रहे हैं, पार्टिकल आ रहे हैं, मासलेस फोटोन आ रहे हैं, और उनकी एनर्जी कितनी है, उनकी एनर्जी है h इंटू में म्यू, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ hc/λ। म्यू क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ वर्क फंक्शन का, सेम ऐसे ही h टाइम्स म्यू नॉट, ये है अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आल्सो इसको मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ hc/L, लैम्डा नोट, इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेव लेंथ। अगर इंसिडेंट वेवलेंथ इससे कम है तो फोटोन एमिट हो जाएगा, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर इससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, ठीक है। आइंस्टाइन ने ये कहा था। अब देखो, ये एक चीज़ क्यों कही, वैसे तो ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई थी एक्सपेरिमेंटली कि भाई कुछ लाइट रेडिएशन की सूटेबल फ्रीक्वेंसी अगर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। अब वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है उसके मेटल के वर्क फंक्शन के ऊपर। तो देखो, इंसिडेंट एनर्जी होगी इतनी, है ना। अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है, मान लिया मैंने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो ज़्यादा होगी तो वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ पे यूज आएगी, वो यूज आएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के अंदर। इसको मैं लिखूँगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और उसका फॉर्मूला ये होता है हाफ mv², मैक्सिमम स्पीड, m बी द मास ऑफ दैट पार्टिकल दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये है, जो फालतू एनर्जी होगी वो किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो एक फार्मूला ये बन रहा है, इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टाइन इक्वेशन ये है। एनर्जी को मैं लिखूँगा h इंटू में म्यू, और h इसमें अगर कॉमन लूँगा दोनों में तो ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो एक फार्मूला ये बन रहा है, आइंस्टाइन की इक्वेशन ये है। अब देखो, जो ये काइनेटिक एनर्जी है, देखो इसको कैसे हम कह सकते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती है, क्योंकि स्पीड का स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता अगर रियल है तो, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर म्यू जो है वो छोटा है, फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट वो थ्रेशोल्ड से कम है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव। जो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तभी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो क्वेश्चन, ये तो थ्योरी पार्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ये बनता है, देखो पहली बात तो कि एक वर्क फंक्शन दे देंगे आपको, कोई भी मेटल सरफेस दे दिया, उसका वर्क फंक्शन दे देंगे। लेट्स से मैंने ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर यूनिट आपने नहीं पढ़ी है तो उसको मैं पढ़ा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यूनिट है, वो है एनर्जी की, वर्क की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ए है एलिमेंट्री चार्ज ई, और वोल्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, वर्क डन होता है। तो ई की वैल्यू पुट कर देना, वही जूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा यूनिट के अंदर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है।
अब h जो है यहाँ पे क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है h, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू में 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है h की। वर्क फंक्शन का ये फॉर्मूला है, इसमें पुट करोगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अपनी आ जाएगी कितनी, वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय h। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर पेपर के एयरफोर्स एग्जाम के एक्स ट्रेड के अंदर कि एक वर्क फंक्शन गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो। तो इसको बस इससे डिवाइड करना है, अप्रोक्सीमेटली आंसर लिख देना है, क्योंकि ऑप्शन तो होंगे ही अपने पास, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस रफली कैलकुलेट करना है। देखो इस एक्सपेरिमेंट के एक दो रिजल्ट मैं बता देता हूँ जो ऑब्जर्व हुए थे और आइंस्टाइन ने उनको एक्सप्लेन किया था। कौन कौन से हैं वो रिजल्ट, वो देख लेते हैं। तो देखो उससे पहले एक चीज़ और है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी तो ये पूछ लेंगे कि कोई भी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दे देंगे आपको, तो ये पूछ लेंगे इलेक्ट्रॉन एमिट होगा कि नहीं होगा। तो अगर वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, अगर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो पहले मैंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था तो उसमें किया था। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखो, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे या फिर मैं कहूँगा इंसिडेंट एनर्जी पे, है ना। तो मैं कहूँगा इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन, इट डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या मैं कहूँ इंसिडेंट एनर्जी पे, और किसी पे डिपेंड नहीं कर रही ये काइनेटिक एनर्जी जो है। ठीक है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई कोई इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ाऊँ, इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया मतलब कितने एरिया में कितनी एनर्जी आ रही है। अगर उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है, एनर्जी कांस्टेंट है मतलब ये चीज़ कांस्टेंट है, एरिया हम बढ़ा चढ़ा के बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी वेरी कर सकती है। तो अगर इंटेंसिटी वेरी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना एनर्जी वेरी कर रहे हैं, हो सकता है एरिया भी चेंज कर रहे हैं, है ना। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी वो सेम रहेगी जो पहले ही थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ डिपेंड करती है इंसिडेंट एनर्जी के ऊपर, ना कि इसके ऊपर इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब एक चीज़ और मैं बताऊं इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो नाम में दिख रहा है स्टॉप, मतलब ये पोटेंशियल जो है किसके काम आएगा, स्टॉप करने के काम आएगा। किसको, देखो जो एक्सपेरिमेंट है ये कैसे किया गया था, ये कोई एक मेटल सरफेस है मेरे पास, ठीक है, ये एक सिस्टम बना दिया मैंने। अब इसको मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया, इधर कुछ पॉजिटिव प्लेट लगा दी मैंने। अब देखो इस पर जो है इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे इसमें से, है ना, फोटोन इंसिडेंट होगा, एक फोटोन इंसिडेंट होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। अगर उस फोटोन की एनर्जी जो है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर मैं वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा और उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कलेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट पे यहाँ पे, और इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं रोकना चाहूँ इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे फ्लो होंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, इस इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर करेंगे। ठीक है, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं रोक दूँ तो मेरे को ये पता लग जाएगा भाई कितना पोटेंशियल एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, कितनी वोल्टेज हमें देंगे वो। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटली जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, E टाइम्स वी नॉट। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब ये है जो पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल एनर्जी अगर इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, और इसमें सर्किट में करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। करंट इन सर्किट विल बी जीरो।
तो काइनेटिक एनर्जी जो है E टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है इसमें एक और ऐड टर्म हो गई है E टाइम्स वी नॉट। E भी द एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलाम जो है इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, आइंस्टाइन की इक्वेशन ये है। अब यहाँ से भी ये पता लग रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है और किसी पे नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो ये सब टर्म थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर है। और भी वैसे 2-4 टर्म और हैं एक्सपेरिमेंट की, उनको आप करना चाहते हो तो वो भी करवा देता हूँ। एक जैसे मैं करवाता हूँ कि फोटो करंट जो है, यही एक्सपेरिमेंट का ही एक पार्ट है। फोटो करंट जो है वो इंटेंसिटी के किस तरह डिपेंड कर रहा है। इंटेंसिटी का मतलब वही है एनर्जी पर यूनिट एरिया। मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी आ रही है तो इसका मतलब क्या आ रहे हैं, ज़्यादा फोटोन आ रहे हैं मेरे पास। और ज़्यादा फोटोन आ रहे हैं तो एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने में काम आएगा। तो ज़्यादा फोटोन होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो इसका मतलब करंट बढ़ेगा। करंट जो है वो बढ़ेगा। फोटो करंट क्या है, करंट इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि फोटो करंट जो है किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर जो है कुछ भी होता है। मैटर जो है, हम जो मैटर है, बोर्ड भी मैटर है, हर चीज़ मैटर है। ठीक है, जिसको हम फील कर सकते हैं वही मैटर है। तो मटेरियल पार्टिकल्स की बात होगी यहाँ पे। मटेरियल पार्टिकल्स जो हैं कौन कौन से हैं, जैसे एक एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो पार्टिकल है वो समटाइम्स बिहेव्स एज ए वेव लाइक प्रॉपर्टीज। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एवरी मूविंग टर्म मैं इसमें डाल रहा हूँ एक, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। मटेरियल पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद एन वेव, एसोसिएटेड विद ए वेव। ठीक है, एवरी जो हर एक पार्टिकल है मटेरियल, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो उसके एक वेव होती है, हर एक की एक वेव होती है। अगर वो मोशन में है तो उसे वेवलेंथ कितनी होगी, उसे वेव की, उसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, ये जो हाइपोथेसिस दी थी वो दी थी डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन किया था कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, कि सारे जो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एक वेव के एसोसिएटेड हैं, वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर, और उसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव, या फिर मैं कहता हूँ मैटर वेव। डी ब्रोगली वेव बोल दो या फिर मैटर वेव बोल दो। और उस वेव की वेवलेंथ कितनी होगी, h अपॉन में p। p जो है क्या है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड जो है दोनों है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर होती है लीनियर मोशन के अंदर, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप p की जगह ये पुट करोगे तो लैम्बडा बनेगा अपना h अपॉन में mv। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे क्वेश्चन आएगा कि कोई स्पीड दे देंगे आपको, मास कोई पार्टिकल दे देंगे, तो पूछ लेंगे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी उसके एसोसिएटेड वेव की। तो यहाँ पे पुट करना है और आंसर आ जाएगा। h की वैल्यू आपको याद रखनी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब यहाँ से देखो स्पीड अगर 0 हो रही है तो वेवलेंथ जो है वो हो गई इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट वेवलेंथ है, इसका मतलब वो वेव है ही नहीं, है ना। इनफाइनाइट ही वेवलेंथ होगी, मतलब एक वेव की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब वो वेव बनी ही नहीं, है ना। तो मैं कहूँगा कि अगर स्पीड 0 है तो वेव नहीं होगी। तो यहाँ से ये टर्म आ रही है एवरी मूविंग पार्ट। तो मूविंग मोशन में होगा कोई भी पार्टिकल तो ही वो वेव की तरह बिहेव करेगा।
अब एक चीज़ और है कि डी ब्रोगली वेव जो है वो ईएम वेव है कि नहीं है। ईएम वेव तो हमने पढ़ी थी कि भाई वो एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है, लेकिन चार्ज पार्टिकल यहाँ पे दो ही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो हो सकता है न्यूट्रॉन की वजह से भी हो ये वेव, है ना। तो हर एक केस में तो हो नहीं सकता ना ये। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डी ब्रोगली वेव इज नॉट एन ईएम वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है डी ब्रोगली वेव। ये दोनों फॉर्मूले हो गए। और फॉर्मूले इसमें पढ़ते हैं, देखो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में हमें पता है रिलेशन क्या होती है, हाफ एम वी स्क्र, और इसको मैं लिखता हूँ पी स्क्र बाई 2m। तो p आ गया अपना 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, तो वेवलेंथ आ गया मेरे पास h बाई 2m की काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ये आ गया। अब एक फॉर्मूला और बनता है कि अगर मैं कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट करवाना है मेरे को, मतलब उसको स्पीड देनी है, मतलब उसके एसोसिएटेड हमें वेव लेनी है, तो उसको स्पीड देनी पड़ेगी। और उसको स्पीड हम कैसे देंगे, कोई भी पोटेंशियल उसके ऊपर लगा के, किसी भी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा के। तो वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो इसको, पोटेंशियल को इसको बड़ा लिख दो, वी नोट लिख दो, ठीक है, क्योंकि वी से आप स्पीड मत समझ लेना, इसको पोटेंशियल है ये। पोटेंशियल एनर्जी इतनी हमें देनी पड़ेगी, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। किसी चार्ज को अगर एक्सेलरेट करवाना है तो उसको कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, वो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। यहाँ पे पुट करोगे वेवलेंथ के अंदर, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ मेरी बन गई 2m/v0। एक फार्मूला ये बन रहा है। अब फॉर इलेक्ट्रॉन के केस में देखो, चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन भी है ना। तो इलेक्ट्रॉन के केस में अगर मास की वैल्यू पुट करूँ, चार्ज की वैल्यू पुट करूँ, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है 12.27 एंगस्ट्रोम डिवाइड बाई अंडर रूट v0। एंगस्ट्रोम जो है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। वेवलेंथ जो है मीटर में ही आएगी, एंगस्ट्रोम 10⁻⁻10 मीटर। v0 भी द पोटेंशियल अप्लाइड टू एक्सेलरेट एनी चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे किसको एक्सेलरेट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने और उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो कुछ पोटेंशियल दे देंगे हमें, तो पोटेंशियल के से कुछ एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो इसका मतलब उसके एसोसिएटेड एक वेव होगी, तो उस वेव की वेवलेंथ पूछ लेंगे। तो इस फॉर्मूले में पुट करना है v0, बस आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनके क्वेश्चन हम करेंगे, जल्दी करेंगे, अगली वीडियो के अंदर करेंगे। जो भी पिछली यूनिट के भी रह गए थे तो वो भी क्वेश्चन हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे सब। तो इनके एसोसिएटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं एयरफोर्स एग्जाम में जो भी आ रहे हैं, उनको हम करेंगे अलग अलग वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है भी, और इसको शेयर भी करना है, ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके।